I welcome all of you. So this particular video is related to concept of biosphere. क्या होता है बायोस्फीयर और क्या है इसके कंपोनेंट. So as you can see in the diagram in the this particular slide, biosphere is also called ecosphere. और इसके जो एलिमेंट हैं they are atmosphere, गैसेस हैं जिसमें लिथोस्फीयर, लैंड एंड हाइड्रोस्फीयर, वाटर. So air, water, land combination for living organisms. जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ये एक सिस्टम बन जाता है, मे बी क्लोज सिस्टम, मे बी ओपन सिस्टम. आई एम गोइंग टू डिस्कस कि बायोस्फीयर क्लोज सिस्टम भी है, ओपन सिस्टम भी है. सो अंडरस्टैंड करो, ये इकोस्फीयर जो तुम्हें एक सर्कल नजर आ रहा है, ये 3 सर्कल्स का ओवरलैपिंग है. दैट मीन्स इकोस्फीयर के अंदर एटमॉस्फेयर का वो पार्ट है जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है. एटमॉस्फेयर में तुम बहुत ऊपर चले जाओ तो ऑर्गेनिज्म नहीं है, यू कांट सर्वाइव, ऑक्सीजन नहीं है उसमें. उसी तरीके से लैंड में बहुत नीचे चले जाओ तो वहां पे आपके पास शायद सर्वाइवल नहीं है. वाटर में बहुत नीचे चले जाओ तो अभी तक साइंटिस्ट को प्रूफ बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं. सो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों कंपोनेंट्स के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, ह्यूमन, एनिमल, ऑल. उस पार्ट को इकोसिस्टम या बायोस्फीयर बोलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. अब कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं कुछ डॉक्यूमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा. इसका पीडीएफ, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने वेबसाइट में. सो वेबसाइट से यू कैन टेक दिस पीडीएफ. बायोस्फीयर को इकोस्फीयर और जोन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं. जोन ऑफ लाइफ में जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है. किसकी लाइफ? ह्यूमन बीइंग, एनिमल या ऑल ऑर्गेनिज्म. आंसर इज ऑल ऑर्गेनिज्म. सो बायोस्फीयर और इकोस्फीयर और जोन ऑफ लाइफ इज दैट जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट. अब ये एक स्फेरिकल शेल है और क्लोज्ड सिस्टम है मैटर के लिए. ना कुछ अंदर आएगा ना कुछ बाहर जाएगा, मैटर की बात अगर करें. लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करें तो ये ओपन सिस्टम है. सोलर एनर्जी पेनिट्रेट करेगी और 130 टेरावाट पर ईयर सोलर एनर्जी आती है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, सोलर एनर्जी को वो बेसिकली एक्वायर करता है और फिर ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम बन जाता है. तो इट बिकम्स ओपन सिस्टम फ्रॉम दैट एस्पेक्ट. अब ये एक ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिंक कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है. जैसे इसके अंदर लिथोस्फीयर, लैंड आता है, क्रेसोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर सारा आता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है. सो बायोस्फीयर है क्या? सर बायोस्फीयर इज लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक शेल जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है. जैसे हम लोग हैं, अब हमारे लिए एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, लैंड भी चाहिए. तो जहां पे एयर, वाटर, लैंड तीनों और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको बायोस्फीयर बोल देते हैं. ये इसका सिंपल डेफिनेशन है. अलग अलग डायग्राम है, अलग अलग चीजें आपको पता होनी चाहिए. बायोस्फीयर इवॉल्व हुआ है 2 प्रोसेस से, बायोपोइसिस एंड बायोजेनेसिस. आपको इन दोनों का पता होना चाहिए, दोनों हैं क्या. बायोपोइसिस एंड बायोजेनेसिस होता क्या है? जब आप नॉन लिविंग मैटर जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइफ क्रिएट करते हो. नॉन लिविंग से लाइफ बनना बायोपोइसिस, लिविंग मैटर से लाइफ बनना बायोजेनेसिस. तो ये मेन रीजन था बायोस्फीयर की इवोल्यूशन का बहुत साल पहले, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो. और फिर उससे आपका सारे का सारा ये बायोस्फीयर क्रिएट हुआ. बेसिकली बायोस्फीयर के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो अर्थ के सिस्टम को क्रिएट करते हैं सर्वाइवल के लिए. अर्थ के ऊपर आप देखोगे ऑक्सीजन है, क्लाइमेट है, पानी के बॉडीज हैं. इससे आपका सारे का सारा सर्वाइवल यहाँ पे क्रिएट होता है. कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बायोस्फीयर टर्म किसने क्वाइन किया था? एडवर्ड ने क्वाइन किया था. ज़्यादा इस पर काम किसने किया? व्लादिमीर वर्नाद्स्की ने काम किया है इस पर ज़्यादा. ये 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं जो इससे रिलेटेड है. ये डॉक्यूमेंट सारा आप पीडीएफ के फॉर्म में आप लीजिए और इसको गो थ्रू कीजिए. इन एडिशन लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये 3 कंपोनेंट हैं और ये तीनों कंपोनेंट पे जिनमें जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ जहाँ पे आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उसी को हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं. जैसे अपर एटमॉस्फेयर में चले जाओ तो वहाँ पे लाइफ नहीं है, या आप लिथोस्फीयर में नीचे चले जाओ तो वहाँ पे लाइफ नहीं है. हाइड्रोस्फीयर में बोलते हैं थ्रू आउट लाइफ होती है.
ये आपके तीनों एलिमेंट्स में डिफरेंस है। अब कंपोनेंट्स क्या है बायोस्फीयर के, तो एटमॉस्फेयर तो है ही कंपोनेंट, बायोस्फीयर का एक कंपोनेंट एटमॉस्फेयर है, एक हाइड्रोस्फीयर है और एक लिथोस्फीयर है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स आपके बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स हैं। अब लिथोस्फीयर में क्या आता है, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर एक बेसिकली बायोस्फीयर का टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट है। टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट मींस जहां पे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स लैंड होती है बेसिकली, मैं डायग्राम दिखाता हूं तुम्हें, लैंड होती है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। और लैंड के लिथोस्फीयर के भी अलग अलग कंपोनेंट है। मेंटल, उसका एक मेंटल एक पार्ट है, फिर उसका क्रस्ट एक पार्ट है। तो आपको उसका पता होना चाहिए कि क्या किस तरीके से बना है। और इसके जो क्रस्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, उसमें सॉइल होती है, और सॉइल जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांटेशन उसी के ऊपर होता है। तो कैसे आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ये डायग्राम, ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इमेज में तुम देखो सबसे ऊपर लिथोस्फीयर, जिसके दो पार्ट हैं, ओशियन क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मतलब ओशियन के नीचे भी तो लैंड है, तो ओशियन के नीचे जो लैंड है, ओशियन की डेप्थ होती है 5 से 10 किलोमीटर के बीच में ओशियन का, तो 5-10 किलोमीटर के नीचे भी तो लैंड है, और जहां पे हम चलते हैं वो भी लैंड है। तो उसको बेसिकली आप बोलते हैं कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट। क्रस्ट मीन्स जहां पे हम लोग चलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। सॉइल उसी के ऊपर होता है। क्रस्ट के नीचे चले जाओगे तो आपको एस्थेनोस्फीयर मिलता है, दैट इज एस्थेनोस्फीयर। उसके नीचे जाओगे मेंटल मिलेगा, और उसके नीचे जाओगे तो कोर मिलेगी। तो ऑब्वियसली जो लाइफ आपकी सर्वाइव करती है वो लिथोस्फीयर ऊपर वाले पार्ट में आपके लाइफ होती है। मेंटल के अंदर आपके बहुत से तरह के आपने देखा है, उसमें अलग अलग टाइप के रिसोर्स ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं। आयरन ओर वगैरह आपके सारे यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सो हाइड्रोस्फीयर इसका एक एलिमेंट हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर जो ओशियन है, वाटरवेज है, पॉन्ड है, ये सारे का सारा हाइड्रोस्फीयर है। और ये बेसिकली आपका बाकी लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से कैसे अलग है, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के कुछ पार्ट में ही लाइफ सर्वाइव करती है, लेकिन हाइड्रोस्फीयर के पूरे हाइड्रोस्फीयर में लाइफ सर्वाइव कर सकती है। सो ये आपका हाइड्रोस्फीयर का डिफरेंस फ्रॉम अदर्स। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर जो है वो गैसियस कंपोनेंट, गैसियस एनवेलप को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लार्जली गैसेस जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसी गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर के ऊपर। और जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, वो 2 किलोमीटर तक ग्राउंड से सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये सर्वाइव नहीं करते। 2 किलोमीटर से ऊपर चला जाओगे तो ये आपके वहां पे सर्वाइव नहीं करते। तो एटमॉस्फेयर के भी एक पार्ट तक, बायोस्फीयर पूरे एटमॉस्फेयर में नहीं है, बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर के 2 किलोमीटर तक है, क्योंकि वहीं तक आपका ये लाइफ जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सकते हैं। अब बहुत से ऐसे क्रिएचर हैं जिनको आपने हाइड्रोस्फीयर की अगर हम बात करें, आई थिंक एटमॉस्फेयर में तो सब आपका एक पर्टिकुलर लिमिट है। हाइड्रोस्फीयर में लोगों ने देखे हैं क्रिएचर, हाइड्रा लाइक क्रिएचर अटलांटिक में 16 किलोमीटर तक भी देखे हैं, लेकिन अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं है कि कितने क्रिएचर कहाँ पे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है विच यू शुड नो, कि कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना आर्गन है, कितना अलग गैसेज हैं, वो मैं आपको डाटा भी दूंगा। एटमॉस्फेयर के भी कंपोनेंट हैं, उसको भी तुम्हें पता होना चाहिए कितने किलोमीटर तक कौन सा कंपोनेंट है। एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फियर से स्टार्ट करते हैं, 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर होता है, जहां तक एरोप्लेन फ्लाई करता है, दैट इज ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर 10 से 30 किलोमीटर तक होता है, मेसोस्फियर 30 से 50 किलोमीटर, थर्मोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपके एटमॉस्फेयर के हैं। इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इनके बारे में कुछ आइडिया हो। तो 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है, और यहाँ पे आपका ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है। तो ट्रोपोस्फियर इज दैट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर जो इकोस्फियर का या बायोस्फियर का पार्ट है। यहाँ पे ही आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है। तो 99% जो एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर है वो इसी के अंदर होता है, और सबसे डेंस होता है। यहाँ पे हम एग्जिस्ट करने के लिए यही आपको रिक्वायर्ड है। स्ट्रेटोस्फियर जो है वहाँ ओजोन लेयर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर होती है, आपको पता होना चाहिए। कमर्शियल जेट यहाँ तक पहुँच जाते हैं, मतलब 10 किलोमीटर तक जाते हैं। इसके ऊपर जस्ट अबव द क्लाउड टॉप, बेसिकली क्लाउड से ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, क्लाउड 10 किलोमीटर तक, उससे ऊपर क्लाउड नहीं होता। तो आपका क्लाउड से ऊपर वाटर वेपर, मैक्सिमम वाटर वेपर तो इसी के अंदर आ गया,
तो ट्रोपोस्फियर के बाहर तो वाटर वेपर है ही नहीं, सो दैट मीन्स क्लाउड सारे के सारे ट्रोपोस्फियर तक होंगे। तो ट्रोपोस्फियर से ऊपर क्लाउड को बेसिकली ओवरकम करना, तो जो कमर्शियल जेट हैं, जो एरोप्लेन हैं, वो स्ट्रेटोस्फियर तक चले जाते हैं, स्टार्टिंग में स्ट्रेटोस्फियर की स्टार्टिंग तक चले जाते हैं। तो फिर बेसिकली मेसोस्फियर आता है, थर्मोस्फियर आता है, फिर एक्सोस्फियर आता है। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत से एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन 21%, और ये दोनों मिल मिला के 99% गैसेस बनाती हैं। और ये इनका टेबल है जो आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, आर्गन कितना परसेंट है, ये आपको आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। अगर वो पूछ लेता है कि टॉप 4 गैसेस बताइए कौन सी हैं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड आर्गन ये है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत कम है। तो ये आपकी मेन गैसेस है जो आपकी एटमॉस्फेयर में होती हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था, बायोस्फीयर और उसके कंपोनेंट और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो एनवायरनमेंट में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं जहां से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए उनको रिवाइज करो, ये डॉक्यूमेंट ले लो, ये वीडियो सुनो, एंड मेरे को लगता है इसमें से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वॉचिंग योर पीडिया।